हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टूडेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट पिछले मतलब जो आपको एलएसएम यानी कि आरसीसी जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका वीडियो पिछले सेशन में आप लोगों को एनालिसिस का वीडियो अपलोड किए थे। उसका क्वालिटी मानता हूँ, उसका क्वालिटी बहुत खराब था, घटिया था। उसके लिए सॉरी, वो मेरी गलती नहीं थी। टेक्निकल इशू आने की वजह से आपका क्वालिटी खराब मिला था। लेकिन आज उसी टॉपिक को यहाँ पर दोहरा देंगे, सेम कॉन्सेप्ट बोलेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका। सिर्फ बताने का कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आइए आज इस सेशन के अंतर्गत हम जानेंगे एलएसएम। जो आपका एलएसएम मतलब होता है क्या, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या है, इसके बारे में फुल डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम चलेंगे एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है कि आपको स्ट्रक्चर का डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर का शेप को सच दिया हुआ है, उसका क्या करना, उसका आपको एनालिसिस करना, उसका आपका कैलकुलेशन करना। यानी एनालिसिस के मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका शेप साइज सारा का सारा यहाँ दिया हुआ है। बाकी आपको खाली ये निकालना है कि उस पर लोड कितना रजिस्ट होगा, उसकी कैपेसिटी कितना है, उसको कैलकुलेट करना होता है एनालिसिस में। तो हम जानेंगे यहाँ पर एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट व्यू बाय एलएसएम। मतलब आपको एनालिसिस करने हैं डब्ल्यूएसएम से भी, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको एलएसएम में एनालिसिस करेंगे। सिलेबस में क्या पूछता ही नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि जैसा कि आशा किया जाता है 99.5% 99.5% की जो सिक्स सेम के स्टूडेंट हैं और जो बैकलॉग है, कैरी वाले हैं, ये सब जो स्टूडेंट है उनका होम सेंटर एग्जाम होगा। अदर स्टूडेंट प्रमोट हो सकते हैं, वही स्टूडेंट प्रमोट होंगे जो सिक्स सेम के नहीं होंगे और बैकलॉग कैरी वाले नहीं होंगे। बैकलॉग कैरी वाले और जो सिक्स सेम के स्टूडेंट है वो क्या होंगे, प्रमोट सॉरी उनका होम सेंटर एग्जाम होगा, और बाकी जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो क्या होंगे, प्रमोट होंगे। आशा किया जाता है कल की मीटिंग के अनुसार। तो यहाँ पर जानेंगे आपका एलएसएम जो आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, डिप्लोमा भी सोनू के चैनल के माध्यम से। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। चलिए हम जानते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हो सकता है अगर मतलब टाइम बचा तो हम डिजाइनिंग भी इसमें बता देंगे। इसके तहत आपका जो यूनिट 2 है आपका द एंड हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम चलते हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में बोलता है सबसे पहले हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एसिड। मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसका जो नेचुरल एक्सिस होता है वो ये होता है सेंटर में एक कंप्रेशन जोन है, एक टेंशन जोन है। क्या है, एक कंप्रेशन जोन है, एक टेंशन जोन है। तो टेंशन जोन मीन्स क्या होता है, कंप्रेशन जोन मीन्स क्या होता है, ये सभी वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो इसी में गहराई में चल जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आप देखने से लेंदी महसूस करेंगे। तो जो यहाँ टॉपिक है आज एनालिसिस का, एनालिसिस आपको खत्म करते हैं। तो चलिए पहला स्टेप में बोलता है आपको कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस का हमें कैलकुलेशन करना है। तो मसुआ कि कितना लिमिट तक नेचुरल एक्सिस जा सकता है, यानी कैलकुलेशन ये करना है। एक बार बढ़िया समझिए कि जो नेचुरल एक्सिस की कैपेसिटी है जाने की या ऊपर उठने की, वह कितना लिमिट तक जा सकता है, उसको यहाँ 5 स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेशन करना है हमें। सिर्फ आप स्टेप पर ध्यान दीजिए, आपका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो आपका एक्चुअल लिमिटिंग का डेप्थ है नेचुरल एक्सिस का, उसको हम एक्चुअल लिमिट से डिनोट करते हैं। एक्चुअल लिमिट से डिनोट करते हैं मीन्स हुआ एक्चुअल मीन्स हुआ नेचुरल एक्सिस, एक्चुअल मीन्स हुआ नेचुरल एक्सिस, और लिमिटिंग मीन्स हुआ कि औकात उसकी कितनी है, कैपेसिटी जाने की। तो इसको निकालने के लिए जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसको कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ 0.53 DFE और आइसो मीन्स हुआ कि जो आपका ये एक्चुअल लिमिट है वह ग्रेड पे डिपेंड करता है, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है
किसके ग्रेड पे डिपेंड करता है, तो स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। मीन्स हुआ आपको एक फॉर्मूला देख लेना है, याद कर लेना है, और कैसे आता है पिछले वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो देखिए जब आपका स्टील बोले अगर Fe 250 बोले तो आपका 0.53 डी लेना है। अब यहाँ पर जो डी है वह क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। जो यहाँ पर डी है वह इफेक्टिव डेप्थ है, डी यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है। अब अगर आपको 415 बोले तो 0.48 डी लेना है, 500 बोले तो 0.46 डी लेना है। अब जो अगर कभी कभी ऐसा आता है न्यूमेरिकल में, लैंग्वेज में बात करें, लैंग्वेज में पूछे हमसे तो क्या करें, तो देखिए लैंग्वेज में पूछता है, अगर आपसे पूछे माइल्ड स्टील, आपसे पूछे माइल्ड स्टील बोले तो माइल्ड स्टील बोलने का मीन्स हुआ कि वह इसकी बात कर रहा है। माइल्ड स्टील बोलने का मतलब हुआ कि वह इसका बात कर रहा है। अगर वह HYSD बोल रहा है तो इसका बात कर रहा है। मीन्स माइल्ड स्टील का ग्रेड होता है Fe 250 और HYSD बार का हाई यील्डिंग स्ट्रेम बार डिफॉर्मेशन बार का जो लिमिटिंग होता है 400 ग्रेड होता है 415 होता है। इस तरह से आपका एक्सयू लिमिट कैलकुलेशन हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 में तो हम देख लिए से कि नेचुरल एक्सिस को जाने की औकात कितना है, उसको हम कैलकुलेशन कर लिए। अब स्टेप 2 में हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नेचुरल एक्सिस, यानी कैलकुलेशन हम ये करेंगे कि नेचुरल एक्सिस का एक्चुअल पॉइंट कहाँ है। ठीक है, आप सेंटर में बोल दिए, सेंटर में, तो सेंटर में है तो सेंटर में कितना डेप्थ तक है, मीन्स हुआ कि यहाँ से इसकी डेप्थ कितनी है। सेंटर में तो होता है नेचुरल एक्सिस, मान लिया आरसीसी बीम है, आरसीसी मतलब रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का सेंटर में नेचुरल एक्सिस का डेप्थ होता है। लेकिन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, इसी को कैलकुलेशन करेंगे हम स्टेप नंबर 2 में, जिसको हम एसयू से डिनोट करते हैं। लिमिट हुआ एक्सयू लिमिट, नेचुरल एक्सिस का पॉइंट हुआ एक्सयू, तो एक्सयू। तब देखिए स्टूडेंट क्या है, अगर मान लीजिए कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का सेंटर में सीजी होता है, तो अगर सीजी रेक्टेंगुलर में होता है तो इस जो नेचुरल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस के बॉटम में जो होता है वह टेंशन जोन होता है और अपर में जो होता है वह कंप्रेशन जोन होता है। तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए, मींस टेंशन इक्वल कंप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर में, तो यहाँ पर इक्वल किए हैं, कंप्रेशन इक्वल टेंशन किए हुए हैं। अब बताता है कि कंप्रेशन की जगह हम किए हुए हैं तो कैसे किए हुए हैं। इस कंप्रेशन की जगह कैसे ये फार्मूला लिख दिया, आपके माइंड में बार बार सोच रहे होंगे टेंशन की जगह कैसे इसको फार्मूला लिख दिया, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं आपका नेचुरल एक्सिस है। तो हम बताए थे कि जब भी अगर आपका स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। देखिए यहाँ समझिएगा, क्योंकि खुद से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। अगर आपको वहां पर कॉन्सेप्ट माइंड में एक फार्मूला याद डायरेक्ट नहीं रहता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ डायमेंशन है इसी से हम निकाले हैं। जो इसका वेट होगा वह बी होगा। देखिए तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमको टोटल फोर्स निकालना होगा तो स्ट्रेस और एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेस और एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे। और इस कंप्रेशन जोन का जो स्ट्रेस होता है वह 0.36 FCK होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पॉइंट एग्जाम्पशन में लिखाया गया है, समझाया गया है कि जो आपका नेचुरल एक्सिस है उसके अपर जोन में जो आपका कंप्रेशन जोन है उसका स्ट्रेस 0.36 FCK होता है। उसी तरह से टेंशन जोन में जो आपका स्ट्रेस होता है 0.87 FY होता है। टेंशन जोन का जो आपका स्ट्रेस है 0.87 FY है, कंप्रेशन जोन का स्ट्रेस है 0.36 FCK है। आपका तो स्ट्रेस क्लियर हो गया, मीन्स
कि टेंशन जोन का स्ट्रेस और कंप्रेशन जोन का स्ट्रेस तो हमें निकल गया, बच गया आपको एरिया। यहाँ निकालने का एक ही पर्पस है स्टूडेंट कि हमको टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो हम स्ट्रेस तो निकल गया, एरिया निकालते हैं। तो इस कंप्रेशन जोन का एरिया कितना होगा देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो है एक्सयू है, क्यों? क्योंकि नेचुरल एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्सयू है। तो एरिया होता है जो रेक्टेंगुलर का बेस इंटू में, यानी कि एल बी बोले चाहे बी एच बोले, जो बोल सकते हैं। तो विड्थ और हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपका जो है वह एरिया दे देगा कंप्रेशन जोन का। अगर हम उसी तरह से टेंशन जोन का एरिया की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी तो यहाँ कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल एक्सिस के अपर जोन में था, या बॉटम जोन में। दो भाग में देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ पर नेचुरल एक्सिस है, इस एक्सिस के इधर ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। अभी इस तरह से रेक्टेंगुलर बीम बना हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हम यहाँ से क्लियर किए, तब यहाँ से इसको हम क्लियर किए हैं, तो ये मेरा कंप्रेशन जोन के जो था वो तो अलग हो गया, ये टेंशन जोन का अलग हो गया, तो डायमेंशन दोनों का सेम नहीं है। तो ये आपका बी था तो अलग हो गया, इसमें कोई डायमेंशन नहीं, तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ सेम लिख दीजिए आप। एरिया और स्टील आप सॉरी देखिए, एरिया ऑफ स्टील यानी कि, तो आपका यहाँ लिखा गया। अब देखिए, स्ट्रेस में एरिया से स्ट्रेस में एरिया से मल्टीप्लाई किए, फोर्स दिया। स्ट्रेस में एरिया से मल्टीप्लाई दिया, फोर्स दिया। हमको फाइंड आउट क्या करना, नेचुरल एक्सिस का लिमिट, नेचुरल एक्सिस का एक्चुअल पॉइंट मींस इसको एक्स वाई को। तो इस एक्स वाई को निकालने के लिए हम दोनों को इक्वल किए, नेचुरल एक्सिस डिवाइड करता है मिडिल में, तो दोनों एक्सिस ऊपर नीचे होंगे, दोनों को कंपेरिजन कर दिए। कंपेरिजन करने के बाद इसका टोटल फोर्स लिखे, इसका टोटल फोर्स लिख दिए। टोटल फोर्स लिखने के बाद आपको अगर एक्सयू को इधर रखते हैं, तो इतना में 0.36 एफसी के बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका स्टेप नंबर सेकेंड निकल गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, तो अब जब हम दो चीज निकाल लिए हैं, तो हम चेक करेंगे कि जो ये रेक्टेंगुलर बीम था उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है या कैपेसिटी के अंदर में है। इसको अब कंपेरिजन करेंगे दोनों स्टेप से। तो गाइस इसको नोट कीजिए, स्टेप नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे कैसे कि मेरा जो सेक्शन बनाया गया है वो लिमिट के अंदर में है कि लिमिट के बाहर में है। इससे हम सेक्शन को डिसाइड करेंगे कि सेक्शन मेरा क्या है, ओवर एनफोर्स है, बैलेंस है या अंडर एनफोर्स है, जो कि हम पिछला सेशन में आपको बता चुके हैं। ओवर मीन्स क्या होता है, बैलेंस मीन्स क्या होता है। ओवर मीन्स ये होता है कि आपको जितना स्टील देना था आपने उससे ज्यादा स्टील दे दिए हैं, ऑनर का कॉस्ट बढ़ा दिए हैं, और फालतू का स्टील डालने से कोई फायदा है नहीं। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर हम चलते हैं 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमको कंपैरिजन करना है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आइए अब स्टेप नंबर 3 में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मेरा एक्सयू ज्यादा हो जाता है एक्सयू लिमिट से, अगर मेरा एक्सयू लिमिट ही ज्यादा हो जाता है एक्सयू से, अगर मेरा एक्सयू इक्वल है एक्सयू लिमिट का, तब मेरा कौन सा सेक्शन होगा, इसके बारे में हम जरा डिसाइड कर लेते हैं। देखिए
जो भी यहाँ समझाया जा रहा है आपको क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है कि क्लियर हो ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं एकदम क्लियर विजिबिलिटी के साथ। ये आपका नेचुरल एक्सिस है, ये कंप्रेशन जोन है, आपका टेंशन जोन है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सयू है, हमसे अगर यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सयू है तो एक्सयू लिमिट कहाँ होगा, यानी ये आपका एक्चुअल है नेचुरल एक्सिस पॉइंट से, तो ये नीचे आएगा तब लिमिट होगा। मीन्स कि वह ज़्यादा जा रहा है, मतलब यह हुआ कि वह जो है वह ज़्यादा जा रहा है, यानी इससे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो टेंशन जोन में जा रहा है। यानी टेंशन में जोन में जाने का मतलब यह हुआ कि वह क्या सेफ है, तो सेफ है तो वह अंडर रेनफोर्स हो गया, अंडर रेनफोर्स हो गया। आरएफ मीन्स होता है रेनफोर्स। अगर जितना आपका एक्सयू ये आया उतना ही आपका एक्सयू लिमिट आता है, तो वो जो होता है वो बैलेंस है। मीन्स बैलेंस माने हुआ कि सुटेबल है। अब आपका एक्सयू ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा ही हो गया, मतलब ये ऊपर चल गया लिमिट से ज़्यादा, यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। कैपेसिटी था उससे जब ज़्यादा हो गया तो ये जो होगा वो ओवर रेनफोर्स हो गया, ये जो होगा वो ओवर रेनफोर्स हो गया। इस तरह से आप हमने स्टेप नंबर 3 में सेक्शन को डिसाइड किए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 में हम यह डिसाइड करेंगे कि इसका मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि जो मेरा एमओ पर्पस था वह ये एमओ पर्पस था कि सेक्शन को एनालिसिस करना। सेक्शन को एनालिसिस के मतलब यह हुआ कि सेक्शन कितना लोड को रजिस्ट कर सकता है, सेक्शन कितना लोड को रजिस्ट कर सकता है, और उस सेक्शन में जो लोड लगा रहे हैं उसका वह घूम कर कितना रजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, यानी मूवमेंट निकालना। क्या निकालना, मूवमेंट को निकालना। एनालिसिस के मतलब ये हुआ कि मूवमेंट को फाइंड आउट करना। यही नहीं, आप पूरे ही सिलेबस में पढ़ेंगे आरसीसी में, जहाँ भी आपको एनालिसिस बोलेगा, फैक्टर अल्टीमेट लोड बोलेगा, इस तरह से जहाँ टर्म्स मिलेंगे आपको वहाँ मूवमेंट, उस सेक्शन का मूवमेंट निकालना है। वह सेक्शन जो हुई होगा उसके अनुसार मूवमेंट चेंज होगा। लेकिन मूवमेंट का अपना एक ही फंडा है स्टूडेंट, क्या, तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का एक ही फंडा है स्टूडेंट कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए कैसे फंडा लगाकर हम कैसे आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए टेंशन जोन का जो आपका टोटल फोर्स था, एक टेंशन जोन का जो आपका टोटल फोर्स था वह क्या था, तो 0.87 FY इंटू में AST था टोटल फोर्स। कंप्रेशन जोन का जो टोटल फोर्स था वह 0.36 FCKB इंटू में AXU, जो कि अभी तो जस्ट हम पढ़े हैं, मतलब स्टेप नंबर 2 में। देखिए हमसे कंप्रेशन जोन का जो आपका फोर्स हुआ, सॉरी टेंशन जोन का फोर्स ए हुआ, कंप्रेशन जोन का फोर्स ए हुआ कंप्रेशन, ए हुआ टेंशन जोन का। अब बचा क्या हमें निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये जो आपका होता है वह यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ तक जो होता है वो आपका डी होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। यानी स्टील रेनफोर्समेंट के सेंटर तक के डेप्थ को, यानी आपको इफेक्टिव डेप्थ किसको बोलते हैं फिर से समझते हैं। देखिए यानी कि इफेक्टिव डेप्थ द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड पॉइंट टू लोअर सेंटर, सॉरी देखिए द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड पॉइंट टू रेनफोर्समेंट सेंटर टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड पॉइंट एंड, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर रेनफोर्समेंट एंड अपर डिस्टेंस, मतलब ऊपर के डिस्टेंस से स्टील के रेनफोर्समेंट के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू रेनफोर्समेंट एंड अपर एंड पॉइंट, यानी सेंटर रेनफोर्स और अपर एंड पॉइंट को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, एक्सयू है। जो आपका कंप्रेशन फोर्स लगता है वो लगता है 0.42 पर, बताया थे पिछले। कंप्रेशन फोर्स जो लगता है वो 0.42 पर लगता है। तब अगर हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा क्या, तो एक्सयू माइनस, देखिए समझिएगा यहाँ
एक्स यू माइनस हो जाएगा क्या 0.42 डी हो जाएगा। 0.42 कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक डी था, यहाँ पर लीवर आर्म के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा, जैसे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, कैलकुलेशन डिटेल करके बताए थे। इस तरह से आपका जो लीवर आर्म आ गया, पर डिस्टेंस हुआ ए आ गया, तो फोर्स आ ही गया। मूवमेंट की जगह होता है कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वह ए हो गया एक्स यू माइनस 0.42 डी हो गया। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 0.42, सॉरी यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स यू माइनस 0.42 डी हो जाएगा। इस तरह से आपका मूवमेंट आ गया। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे मूवमेंट, यहाँ पर हम फिलहाल दोनों तरह से लिखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्शन में कौन सा मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट ऑफ यहाँ कंप्रेशन जोन की अगर बात करें तो 0.36 एफ सी के बी इंटू में एक्स यू माइनस 0.42 डी हो गया। उसी तरह से अगर बात करें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन में 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू एक्स यू माइनस 0.42 डी। इस तरह से आपका आ गया 0.42 एक्स यू इंटू डी। अब बात आता है कि कौन सा सेक्शन में कौन सा यूज करें। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवर एंड फोर्स सेक्शन का। ओवर एंड फोर्स सेक्शन के मतलब हुआ कि उस सेक्शन में स्टील की अमाउंट ज़्यादा डाल दे। मतलब अच्छा ये बताइए आप लोग कि हम क्यों स्टील का अमाउंट ज़्यादा दे रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही क्यों नहीं दे, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है। तो पागलपनाई कहा जाता है इंजीनियर को। अगर हम स्टील का रेनफोर्समेंट, स्टील की क्वांटिटी अगर सेक्शन में ज़्यादा डाल देंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। कैसे बताते हैं, जितना औकात से बेऔकात दीजिएगा तो क्या होगा, हानि करेगा। ठीक है, वह टेंशन जोन में तो सेफ है, सफिशियंट सेफ है। टेंशन जोन में ओवर एंड फोर्स करते हैं तो टेंशन जोन में तो सफिशियंट एकदम रजिस्ट है टेंशन जोन, बट कंप्रेशन जोन में नहीं है। पता चलेगा कि एक तो आप सेक्शन का डिजाइन किए, सेक्शन को कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो अमाउंट जो था, अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो था ओनर का बहुत ज़्यादा लग गया। इससे ओनर भी क्या करेगा, कभी भी अपना टेंडर आपको नहीं देगा। उससे क्या हुआ कि पता चला कि स्टील इतना ज़्यादा डाल दिया कि हम छत्ता पे बैठे हुए नहीं, छत पे बैठे हुए हैं, तो सीमेंट उसमें है ही नहीं, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा स्टील दे दिए हैं। सीमेंट की मात्रा बहुत कम दिए, सीमेंट जो थोड़ा बहुत दिए थे वह सीमेंट झड़ के गिर गया, सीमेंट जो है वह नीचे आ गया, और पता चला कि जो स्टील है वह इस तरह से तना रहा है। मतलब आप स्टील पे बैठे हुए हैं, सीमेंट नीचे आ गया, तो क्या हुआ, फालतू का। इसलिए जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो ओवर एनफोर्समेंट का डिजाइनिंग नहीं करते हैं। लेकिन बात आता है कि अगर आपका सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट है, एनालिसिस में डिजाइनिंग की बात नहीं है, तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन आया था, तो इस सिचुएशन में हम किसका मूवमेंट निकालेंगे। देखिए ओवर एनफोर्स आ जाता है, मतलब ज़्यादा आ गया, तो हम इसको निकाल देंगे मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन का। ओवर एंड फोर्स है तो मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन का क्या, ओवर एंड फोर्स सेक्शन है तो स्टील में टेंशन में तो सफिशिएंट है, टेंशन में क्या सफिशिएंट है, लेकिन कंप्रेशन में सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए हम कंप्रेशन साइड से मूवमेंट निकालें, क्योंकि जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते समय इंजीनियर मेन और खोपड़ी में ये बात डालता है कि जो जिस चीज़ में स्ट्रक्चर मेरा फेल हो रहा है उस चीज़ में डिजाइन कर दे, तो क्यों फेल होगा। मान लीजिए आपका जो पेपर है, सब पेपर सही है, लेकिन मैनेजमेंट में ही सब पेपर सही है, लेकिन मैनेजमेंट या आरसीसी आपका कमज़ोर है, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि अगर हम आरसीसी या मैनेजमेंट जो भी पेपर में मतलब कमज़ोर है, उस पेपर को अगर मजबूत कर ले तो हम एसपीटी टॉप कर सकते हैं। तो आपको अगर वो पेपर में मजबूत कर दिया जाए तो आप टॉप कर जाएंगे ना। उसी तरह से अगर एक कंक्रीट में फेल है, कंप्रेशन में फेल है, तो कंप्रेशन को ही मजबूत कर दे, इसलिए हम निकालते हैं। अपना तो एक ही फंडा है, जिसमें कमजोर है उसको निकाल दो। हो अगर अंडर एंड फोर्स है तो सिर्फ है, मतलब जितना जरूरी है उतना है। तो अंडर एंड फोर्स के केस में आप इन दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं, कंप्रेशन साइड से भी और टेंशन साइड से। निकालना एक ही साइड से है, ये ना कि दोनों साइड से निकाल लीजिए, निकालना एक ही साइड से है। तो बैलेंस है, तो बैलेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल होता है। देखिए बैलेंस सेक्शन है तो क्या कीजिए, दोनों में से कोई भी निकालिए, सेम रहेगा। यानी
इस बात में एनालिसिस में एक ही बात को गौर करना है कि अगर खाली आपको ओवर सेक्शन आ जाए तो कंप्रेशन में निकालेंगे, बाकी अगर 2 सेक्शन है तो दोनों में से कोई निकाल सकते हैं। सो इस तरह से आपका एनालिसिस द एंड हुआ, मतलब स्टेप, तो स्टेप एंड हुआ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो इसको नोट डाउन कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आजकल बहुत सारा चैनल पे क्या हो रहा है ना, नए नए यूट्यूबर बन रहे लड़के लोग ना, तो खाली प्रमोट ये सब फालतू के बकवास वीडियो डाल के चैनल को मोनेटाइज करना, सब्सक्राइब कराना, वॉच टाइम कराना, ये सब फेक वीडियो में लगे हुए हैं। तो हम बता देते हैं कि ये सब पर ध्यान नहीं दीजिए। जो 6 सेम के स्टूडेंट हैं उनके लिए खास है कि एग्जाम तो हर हाल में कंडक्ट कराए एसबीटी, कहीं भी उनको प्रमोट करने की चांसेस नहीं बनती है, रेयर केस में ही प्रमोट होंगे। तो आप पढ़िए, और मान लीजिए आपको प्रमोट ही करता है तो पढ़ने में क्यों हर्जा है, पढ़ा रहेगा सिलेबस तो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम भी कम देगा, और पढ़ाई नहीं रहेगा प्रमोट रहेगा तो क्या जॉब में भी प्रमोट रहेगा? अरे सेमेस्टर में प्रमोट रहेगा, क्या जॉब में प्रमोट रहेगा? नंबर बेसिस पे जॉब ठीक है, नंबर बेसिस पे जॉब होगा होगा, नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, बैठ के घर में झाड़ पीटिएगा, सिविल इंजीनियर फौरा चलाइएगा। अरे पढ़ाई करो, प्रमोट 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 करते रहता है तुम लोग। चलिए आगे हम जानते हैं क्वेश्चन की ओर। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो भी डाउट होता है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करो। ये नंबर मेरा ये है 9110, चलिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। ये नंबर पे आप पर्सनली कमेंट करो व्हाट्सएप पे। ये नंबर पे आप क्या करो, प्रश्न आप करिए, पर्सनली मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल का जवाब नहीं मिलता है। व्हाट्सएप पर कीजिए, हर में आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रमोट करते रहते हो ना, आरसीसी में भी प्रमोट हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको भी हटाते हैं अब। देखिए एक आपका रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, हटाओ यार इसको। देखिए ए आपका जो है वह ए आपको एक रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, इंक लगता है सब में खत्म हो गया जी। ये आपका एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका डायमेंशन 250 है, मीन्स ये आपका एक आरसीसी बीम है जिसका डायमेंशन 250 है, और उसमें 3 बार्स लगे हुए हैं 25 mm डाया के, 3 बार लगे हुए हैं 25 mm डाया के। इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वह है 500 mm का डिस्टेंस है, वो भी mm में। और जो इफेक्टिव कवर है आपका वह 30 mm का इफेक्टिव कवर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका स्टील मतलब आरसीसी बीम है उसका डायमेंशन की बात करें 250 गुने 500, यानी ब्रेथ आपका 250 और डेप्थ आपका 500 दिया हुआ है। जो स्टील यूज किया गया है 3 नंबर्स का है, 25 mm डाया का, इफेक्टिव कवर जो है वह 30 mm का। तो सबसे पहले अपना एक ही फांडा है, क्या फांडा है कि गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं गिवन दैट। तो क्या दिया गया आपका, जो बीथ दिया गया है वह दिया गया 250, जो स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ है वह दिया गया 500,
जो आपका इफेक्टिव कवर है इसको डी डैश से डिनोट करते हैं, वह दिया गया आपको 30 mm का। और AST यानी एरिया ऑफ स्टील जो दिया गया 3 नंबर्स ऑफ बार दिए गए हैं, 3 नंबर्स के मतलब 3 बार हैं 25 mm डाया के, यही आपका दिया गया है। जो आपको कंक्रीट यूज किया गया वह M20 का है, जो स्टील का ग्रेड है वह Fe क्या है 415 है, समझिएगा। एक RCC रेक्टेंगुलर बीम है जिसका विड्थ 250, इफेक्टिव डेप्थ 500, इफेक्टिव कवर 30, जो स्टील बार यूज किया गया 325 mm का यूज किया गया है। M20 कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ Fe 415 जो है वह स्टील का कंप्रेसिव यानी ग्रेड है। सो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले अपना कैसियो को ऑन कीजिए और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट की ओर। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या था, एक्सियल लिमिट को कैलकुलेट करना था, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल लिमिट। तो एक्सियल लिमिट का कैलकुलेशन करना था, तो हम बताए थे कि वह ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो आपका स्टील का ग्रेड 415 है, तो 415 के लिए 0.48D होता है, 48D। अब 0.48 तो हो गया, डी इफेक्टिव कवर 500 है, तो इस जो है वह एक्सियल लिमिट कितना आता है जरा देख लेते हैं। तो कैसियो निकाल लीजिए और गुना कर लीजिए, 0.48 मल्टीप्लाई 500 आता है आपका 240 mm इफेक्ट, सॉरी 240 mm एक्सियल लिमिट आता है, 240 mm एक्सियल लिमिट कितना आता है 240 mm आता है। तो अब क्या करते हैं, अगला स्टेप में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो चलते हैं अगला स्टेप में क्या करता है। अगला स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करता है, सेकेंड में कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सयू। तो एक्सयू के जगह क्या था फार्मूला, एक्सयू के जगह फार्मूला था 0.87 FyAST अपन में 0.36 FCK इंटू में B।